कौन सा और कैसा गमला चुनें, कौन सा खाद और कब कैसे डालें, स्टोन डस्ट क्या है, आयरन डस्ट क्या है, लीफ कंपोस्ट क्या है, नीम खली क्या है, कैसे डालना है, हर नए गार्डनर की सारी समस्याएं आज ही सुलझ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में आपका। और आज हम आपसे बात करेंगे गार्डन की ABC, जो टेरेस गार्डनिंग है, किचन गार्डनिंग है या बालकनी गार्डनिंग है, उसकी ABC के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, ये कैसा होना चाहिए, गमला कैसा होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, क्या डालना चाहिए। तो बर्बली बता के मैं थक गया हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बना दूँ जिसमें आप देख करके परफेक्टली देख पाएँ कि आपको जो पॉट सिलेक्शन है, मिट्टी का सिलेक्शन है या जो फर्टिलाइज़र सिलेक्शन है नेचुरल, वो कैसे करना है। तो आइए मैं आज आपको ये सारी जानकारी दूंगा और उम्मीद है आप इस जानकारी को देखने के लिए, समझने के लिए लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आप सभी का भला हो सके इसमें, और मुझे जो है बार बार उसी एफर्ट को ना करना पड़े। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, ABC ऑफ गार्डनिंग। दोस्तों, ये हमारी ABC ऑफ गार्डनिंग का पार्ट 1 है और आगे के इसके 4 पार्ट और हैं, वो टाइम टू टाइम मैं आपको शेयर करता रहूँगा मेरे चैनल्स पे। तो इसको कंटिन्यू देखने के लिए और एक अच्छा गार्डनर बनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला जो काम है हम पॉट सिलेक्शन का करते हैं। मतलब हम गमला क्या लें, किस मीडियम का गमला होना चाहिए कि बेस्ट हमारे पौधे उग जाएं। सबसे पहले यही हमें रहना है, तो सबसे पहले हम घर का देखते हैं, माहौल देखते हैं। तो इसी तरह पौधे को जहाँ रखना है उसका माहौल कैसा होना चाहिए, ज़्यादा गर्मी होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसके लिहाज से हम क्या करते हैं कि पॉट का सिलेक्शन करते हैं। पॉट 4-5 टाइप के होते हैं। कुछ पॉट मिट्टी के होते हैं, कुछ सीमेंटेड पॉट्स होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ सिरामिक के होते हैं और कुछ ग्रो बैग्स होते हैं। तो ये 5 किस्म के पॉट्स हो गए। कौन सा बेस्ट होता है वो देखिए आप। सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है क्ले पॉट्स, मिट्टी का पॉट्स। और मिट्टी के पॉट्स हो, चाहे कोई भी पॉट्स हो, नीचे चाहे प्लास्टिक का हो, नीचे होल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मिट्टी का पॉट ही बेस्ट क्यों है? मिट्टी का पॉट इसलिए बेस्ट है कि गर्मी के दिनों में जब गर्मी हीट पड़ रही होती है तो ये हीट को जो है ना अंदर ट्रैप नहीं करता, ये रिलीज़ कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता हीट को, जिससे पौधे जो हैं इसमें बहुत ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो उनका ग्रोथ अच्छा होता है, रूट डेवलपमेंट अच्छी होती है। लेकिन इसके ऊपर एक शर्त रहती है आपकी कि कभी भी जो पेंट करना है ऑयल पेंट मत करिए। मतलब ऑयल बेस्ड पेंट, जैसे कि हमारे घर में एनेमल पेंट होता है खिड़की दरवाज़ों में, वो नहीं करना है, नहीं तो इससे इसके पोरसपन को बंद कर देता है और ये गमला सही नहीं रहता। इस पर वाटर बेस्ड पेंट है वो करना चाहिए साल 2 साल में, ताकि ये आपका अच्छा रहे। दूसरा आता है सीमेंटेड पॉट। क्या करता है? हीट को ट्रैप कर लेता है। ये देखिए इस तरह का है, ये सीमेंटेड पॉट होता है। ये सीमेंटेड पॉट जो है हीट को ट्रैप करता है। जैसे कंक्रीट है, बिल्डिंग में आज हीट जो इतनी बढ़ती जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या है, हाई राइज बिल्डिंग बन गई, कंक्रीट जो है जितना हीट है उसको एब्जॉर्ब करके और रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर टेम्परेचर जो है 40 डिग्री पड़ रहा तो 45-50 वैसे ही हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसको पॉट को हमें अवॉइड करना चाहिए, सीमेंटेड पॉट्स को। दूसरी क्या होती है कि इसका लाइफ जो है वो कम होता है। तीसरा आता है हमारा प्लास्टिक पॉट। प्लास्टिक पॉट की बात करें, देखिए ये इस तरह के प्लास्टिक पॉट होते हैं। तो प्लास्टिक पॉट क्या है, इसमें अगर जो हार्डी रूट वाले प्लांट हैं वो तो चल जाएंगे, लेकिन जो सॉफ्ट रूट वाले प्लांट हैं इसमें क्या होगा, गर्मी पड़ेगी, अंदर से बॉयल हो जाएगा जब पानी डालेंगे, मतलब उबल जाएगा एक तरह से, रूट्स उबलेंगी और पौधा आपका मरना शुरू हो जाएगा। और ख़ासकर ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई में, ये 4 महीने जो होते हैं इनके लिए बहुत ही कठिन काम हो जाता है जो आपके गमले प्लास्टिक पॉट्स में लगे हैं। और चौथा आता है हमारा ये सिरेमिक पॉट। सिरेमिक पॉट जो है क्या होता है, ये भी हीट को अंदर ट्रैप कर लेता है, बट सुंदर होता है। इसको इंडोर प्लांट्स के लिए आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स में कोई खतरा नहीं है इसके अंदर। इंडोर प्लांट्स में रखेंगे, घर में अंदर टेम्परेचर नहीं होता है, प्लांट्स भी चलेंगे इसमें, और सुंदरता भी घर के अंदर जो है वो ज़रूरी होती है। तो ये अच्छा दिखने के लिए इसको लगा सकते हैं, लेकिन बाहर लगाना है, आपको धूप में रखना है, तो ये भी आप नहीं प्रेफर करें। 5वां होता है आपका ग्रो बैग्स। ग्रो बैग्स अच्छा है, नो डाउट, बट ग्रो बैग्स की अपनी सेल्फ लाइफ नहीं है। तो सेल्फ लाइफ नहीं है, लेकिन मजबूरी है, जो लोग नहीं करते या वेट नहीं डालना चाहते हैं वो उसको कर सकते हैं। और हार्डी प्लांट्स है आपका, तो प्लास्टिक में भी लगा सकते हैं। हार्डी प्लांट्स मतलब जैसे फाइकस और ये बड़े प्लांट्स हैं, उसमें आपका चल जाता है। तो ये तो पॉट सिलेक्शन की बात हुई। दूसरी बात क्या है कि साइज़ सिलेक्शन, इसका साइज़ क्या होना चाहिए। जब आप बड़े पौधे लगाते हैं, जैसे अब ये गमला है, इसमें मिर्च लगा सकते हैं आप,
ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें धनिया पुदीना लगा सकते हैं। बट इसके अंदर आप चाहें कि घिया तोरी लगा दें, ककड़ी करेला लगा दें तो वो नहीं फलेगा, क्योंकि 8 इंची का पॉट है। और उसके लिए कम से कम आपको ये 12 इंची का पॉट जो उसके लिए चाहिए। जो आप खीरा ककड़ी की बात करें या बाकी मिर्च वगैरह की बात करें तो कम से कम इस तरह का पॉट होना चाहिए। ये देखिए 12 इंची पॉट में मेरा लगा हुआ मिर्च, और ये 3 साल पुराना पौधा है। ये कितना बढ़िया, चौथे साल में भी फल दे रहा है। तो इस तरह के पॉट हों तो इसका जो रूट बाउंड जल्दी नहीं होता, इसलिए पॉट साइज़ बड़ा लेना चाहिए। अगर आपको घिया तोरी कद्दू पेठा लगाना है, खरबूजा लगाना है, तो वो देखिए जो फल का साइज़ है वो फल का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। ज़्यादा बड़ा फल मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन सकिंग होगी। तो वो आपका कम से कम 20 इंची प्लस गमला होना चाहिए, या कोई प्लास्टिक का ड्रम लें या कुछ भी ऐसा लें तो वो बड़ा होना चाहिए। तो ज़्यादा एरिया रहेगा तो उसमें ज़्यादा एरिया से वो सक करके, और बड़े बड़े घिया है, तोरी है, ककड़ी है, या जो अपना पेठा कद्दू है वो लगेगा। तो उसके लिए बड़ा पॉट करें, कभी भी छोटे पॉट में ना लगाएं। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है छोटे पॉट में लगा करके फूल आ जाता है, फल में कन्वर्ट नहीं होता, वो फिर परेशान होते रहते हैं। तो ये पॉट का साइज़ सिलेक्शन हो गया। अब अगली बात आती है कि हम इसमें डालते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि ये नीम खली क्या है, ये स्टोन डस्ट क्या है, ये जो वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं, और ये क्या है, नीम खली। नीम खली क्या काम करता है, बहुत सारे लोगों में इसमें भी गलतफहमी पनपी हुई है कि नीम खली को हर हफ्ते डालना चाहिए, हर हफ्ते 15 दिन में डाल देना चाहिए। नीम खली कोई खास न्यूट्रिशन नहीं है, ये एंटी फंगल एक मेडिसिन का काम करता है प्लांट के लिए, कि जिस गमले में पॉटिंग मिक्स बनानी है, डालना है, लगाना है, उसके अंदर ये हमें मिक्सिंग के टाइम ही डाल देना चाहिए। मिक्सिंग के ज़्यादा नहीं, जैसे 12 इंची का गमला है तो इस मुट्ठी से जो है ना 2 से 3 मुट्ठी आप डाल देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या होगा कि फंगस की जो समस्या प्लांट में आती है, खासकर जुलाई अगस्त सितंबर में जब बरसातों के दिन होते हैं, तो फंगस की समस्या ख़त्म हो जाती है। कई तरह के और जो फंगस बैक्टीरिया लगता है प्लांट में, उसकी नेचुरल रोकथाम के लिए इसको डाल देते हैं, और कुछ हद तक ये न्यूट्रिशन भी देता है। लेकिन इसको रेगुलर यूज़ नहीं करना है 15 दिन में, महीने में, नहीं तो क्या होगा कि मिट्टी बिल्कुल इससे कड़वी हो जाएगी, और जो हमारे बैक्टीरिया जीवाणु जो मिट्टी के अंदर काम कर रहे थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट मरना शुरू हो जाएगा। तो इसको लिमिट यूज़ करना है। दूसरा हमारा क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा स्टोन डस्ट। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये स्टोन डस्ट क्या है। लोग कहते हैं बदरपुर है, कोई कहता है बालू रेत है, कोई कहता है कि जी मोरम है। ऐसा नहीं है। स्टोन डस्ट में देखिए क्या है, स्टोन मतलब जैसा कि नाम से है, स्टोन मतलब पत्थर। पहाड़ों में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वाइट कलर के, ये खासकर जो वाइट कलर का होता है वही कैल्शियम उसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो पहाड़ों में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे इस तरह के देखिए पत्थर है, तो इस तरह तो ये छोटा है, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो उन पत्थरों को क्या किया जाता है, क्रशर मतलब जिसमें बजरी बनाई जाती है, उसमें क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है। जब इसको हम तोड़ते हैं तो मोटा पीस तो अलग हो जाता है, और कुछ जो क्रशिंग के टाइम ये पाउडर निकलता है उसके अंदर से, ये स्टोन डस्ट होता है। इसको ध्यान से देख लें, ये इन पत्थरों का जो है वो पिसा हुआ चूरा है, ये स्टोन डस्ट। अब हम प्लांट में किस लिए डालते हैं, प्लांट में कैल्शियम, हर प्लांट को कैल्शियम चाहिए। तो कोई भी प्लांट हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो प्लांट है, उसमें सब में कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और कैल्शियम की पूरा करने के लिए हम ये डालते हैं। बहुत सारे लोग बोन मिल डालते हैं, हड्डियों का चूरा डालते हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बीमारियां भी काफ़ी आती हैं, और प्लांट उसको नेचुरल मैटर ना होने की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये एक नेचुरल मैटर है, नेचर ने हमें दिया है। और पुराने टाइम में हम क्या करते थे कि चक्की हमारी जो है पत्थर की चक्की होती थी, सिलबट्टे होते थे, जिसमें ये चटनी और आटा पीसा जाता था, और वो हम खाते थे। तो हमारे को कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होती थी, कभी घुटने की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज हम मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न मतलब स्टील की चक्कियाँ हो गई हैं, और मिक्सी में मसाले पीसे जाते हैं, तो हमारा जो पत्थर का अंश हमारे शरीर में जाता था वो बंद हो गया, जिस वजह से घुटनों की दिक्कत आ रही है, या ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, घुटने कमज़ोर हो रहे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। तो ये रीज़न है, और यही प्लांट के थ्रू हमारे अंदर भी जाएगा, हम प्लांट को देंगे तो। लेकिन इसका भी रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना आपने, कि हर महीने डाल दिया, हर 15 दिन में डाल दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो आपको है साल में एक बार ही डालना है। अगर साल में एक बार डाल रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा डल गया तो अगले साल मत डालिए। लेकिन कई लोग इसकी जगह मुझे पूछते हैं कि अल्टरनेट चूना यूज़ कर सकते हैं। चूना अगर ज़रा सा ज़्यादा हो गया तो आपकी मिट्टी ख़राब हो जाएगी, इसलिए चूने को अवॉइड करिए, इसको ढूंढिए। इसकी जगह अल्टरनेट के तौर पे आप वो यूज़ कर सकते हैं, आप अपना मार्बल पाउडर जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। इससे आधी मात्रा में मार्बल पाउडर यूज़ करेंगे तो वो आपका चल जाएगा। अगला हमारा आता है, ये देखिए कि ये आयरन डस्ट क्या होता है। आयरन डस्ट किस लिए यूज़ होता है, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें आयरन की अधिकता होती है, बाय वेट बहुत होता है ये,
तो आयरन की अधिकता होती है, उसको आयरन चाहिए होता है। जैसे कि अमरूद का पौधा ले लें, अनार का पौधा ले लें, गुलाब को आयरन की अच्छी ज़रूरत होती है, हिबिस्कस को ज़रूरत होती है। इन प्लांट्स में जो है आयरन की काफ़ी अच्छी ज़रूरत महसूस होती है। चीकू वगैरह में भी डलता है ये। मतलब जो फल आप काट देते हैं या सब्जी काट देते हैं और काला हो जाता है, बैंगन का पौधा है उसमें भी है, तो उसमें ये आयरन हम डालेंगे तो उसकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसका भी क्या है कि साल में आपको एक ही बार यूज़ करना है, बहुत थोड़ा यूज़ करना है। 2 चम्मच आपने 12 इंची के गमले में डाल दिया तो साल भर के लिए सफिशेंट है। लेकिन उसमें अगर वही पौधे आप लगा रहे हैं जिनको आयरन की ज़रूरत है, तो अगर दूसरे लगा रहे हैं तो फिर तो अगले साल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत इसकी नहीं होती है। तो ये तो हमारे जो न्यूट्रिशन है, मेरे को आपको समझ आ गया होगा। और ये मिलेगा कहाँ से? ये खराद वाले होते हैं, वहाँ से भी मिल सकता है आपको। जहाँ रगड़ाई होती, घिसाई होती है इसकी, तो वहाँ पे ये पाया जाता है, तो वहाँ से लेते हैं। और नहीं हो तो ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ऑर्डर करके बात करके ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी चीज़। अब राइस हस्क का क्या यूज़ है, देखिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। राइस हस्क क्या मतलब है, राइस हस्क कहाँ यूज़ करेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि राइस हस्क कहाँ यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। आप लोग अभी तक जो है कोकोपीट, बहुत सारे लोग कोकोपीट यूज़ करते रहे हैं। कोकोपीट मतलब नारियल का बुरादा सा होता है, वो उसको यूज़ करते हैं। लेकिन उसका जो मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है उसके साथ, जैसे मैंने बोन मील का बताया, इसी तरह से इसका एक्सपीरियंस है कि कोकोपीट में आपके एक टाइम बीतने के बाद फंगस की समस्या आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पौधे मर गए। फिर जब बात खुलती है, चलती है, तो पता लगता है कि हमने तो आधा हिस्सा कोकोपीट का मिला दिया था। क्यों? वेट कम करने के लिए मिला दिया था, भाई छत पे वेट ज़्यादा ना हो जाए। तो ऐसा वेट का कोई इशू भी नहीं है। और अगर इशू है भी है तो आप कोकोपीट की जगह ये राइस हस्क मतलब क्या होता है, जो चावल निकाला जाता है उसके ऊपर जो छिलका होता है वो ये राइस हस्क है। और हमारे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत आयत में पाया जाता है ये, क्योंकि हमारा ये धान का कटोरा के नाम से हरियाणा और पंजाब जाना जाता है। तो इस एरिया में तो बहुत होता है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा आपको। और कोई इसमें फंगस लगने की समस्या नहीं है। सॉइललेस मीडिया भी इसको सड़ा करके सॉइललेस मीडिया भी इसको बना सकते हैं, खाद मिला के। बहुत ही हल्का काम करेगा ये। तो ये हमारे पास मिल जाता है, और आपको ना मिले तो इसको भी कर सकते हैं ऑर्डर। तो ये मिट्टी हल्की करने के लिए की जाती है कि मिट्टी को हल्का करना है या मिट्टी को पोरस बनाना है, तब भी इसको यूज़ करते हैं कि कैसे हमने पोरस बना देनी है मिट्टी। जैसे बहुत हार्ड मिट्टी है, कई जगह की बहुत काली मिट्टी बताते हैं, चिकनी मिट्टी बताते हैं, तो उसमें इसका जो है आप समझिए कि 20% मिला देंगे तो 20% मिलाने से मिट्टी काफ़ी पोरस हो जाएगी आपकी, पानी जाएगा, एयर जाएगा और बहुत बढ़िया काम करेगा। अगला मैं दिखा रहा हूँ लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट क्या है, इसके बारे में भी बहुत मिथ्या फैली हुई हैं। तो लीफ कंपोस्ट में देखिए कि लीफ कंपोस्ट ये है, मैंने जो निकाला थैला दिखाया आपको, उसमें से निकाला इस तरह के रेजिड्यू है लीफ कंपोस्ट में, हम पीसते हैं। इसके बाद ये आता है, देखिए जैसे लीफ का कुछ पार्ट है दिखाई दे रहा है। अब लीफ कंपोस्ट क्यों बेटर है, आप ये देखिए कि लीफ कंपोस्ट जो है पत्तों से बनी हुई खाद है। एक तो सबसे बड़ी बात इसमें खासियत ये हो जाती है कि इसके अंदर बीड्स नहीं उगती। दूसरा क्या है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है प्लांट के लिए, ये जो है 90% तक न्यूट्रिशन वैल्यू प्लांट को देता है जो लीफ कंपोस्ट है। और खासकर लीफ कंपोस्ट वो जो बैक्टीरिया कल्चर में बना हो, जो बैक्टीरिया डिकम्पोजर बैक्टीरिया डाल के बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि इसके प्लांट्स के अलग अलग पत्ते हैं, अलग अलग न्यूट्रिशन है, किसी में आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, वो सबको ब्रेक डाउन करके वो अलग अलग कर देता है, जिस वजह से प्लांट इसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। 90% न्यूट्रिशन इसमें होता है, तो ये बेस्ट होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जंगलों में पेड़ लगे हुए होते हैं, आप जाते हैं आसपास में तो बहुत ही हरे भरे पेड़ हैं और अच्छा फ्रूट दे रहे होते हैं, जबकि उसको कोई पेस्टिसाइड या कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता। तो उसका रीज़न भी क्या होता है, पत्ते झड़ते हैं, गिरते हैं, और बरसातों में जब बरसात आती है तो पत्ते सड़ करके उसका रस जो है प्लांट को लगता है, जो कि हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में हम देखिए इस तरह से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो देते हैं। और जो सॉलिड रेजिड्यू बच गया, वो सॉलिड रेजिड्यू जो है ये लीफ कंपोस्ट के रूप में 3 महीने में एक बार यूज़ करते हैं प्लांट में। 90% न्यूट्रिशन प्लांट को इससे मिल जाता है। लोग कहते हैं हमने वर्मी कंपोस्ट डाला। अब ये वर्मी कंपोस्ट देखिए, वर्मी कंपोस्ट क्या है। वर्मी कंपोस्ट को बहुत बढ़िया नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी बेटर है गोबर की खाद से। गोबर की खाद से क्यों बेटर है, गोबर की खाद में जो है ना 15% न्यूट्रिशन आपका बचता है, क्योंकि गोबर की खाद गोबर से आती है, गोबर गाय से आता है। गाय को क्या खिलाया जा रहा है, यूरिया वाला बरसीम और भूस और ये चीज़ें खिलाई जा रही है। तो आप वो देखेंगे तो उसमें 15% न्यूट्रिशन है, सारे मल्टी नहीं रह गए। जैसे कि पहले होता था, गाय चारागाहों पे जाती थी चरने के लिए, हज़ारों तरह की जड़ी बूटियाँ खा करके आती थी और दूध भी हमारा बहुत ही कारगर होता था, और ये जो उसके साथ साथ गोबर और गौमूत्र भी काम का रहता था। लेकिन आज तो एसिडिक होकर रह गया है गाय का जो गौमूत्र है।
और गोबर में 15% न्यूट्रिशन सारी रह गई है। तो वर्मी कंपोस्ट कहाँ से पैदा हुआ? वर्मी कंपोस्ट क्या है कि गोबर को, जो गोबर सड़ा हुआ है उसको क्या करते हैं, केचुआ आजकल आ गया है, ऑस्ट्रेलियन केचुआ होता है, वो केचुए को छोड़ देते हैं गोबर में, और वो केचुआ क्या करता है, गोबर को देखो खा करके इस तरह का ये टेक्सचर बना देता है 3 से 6 महीने में, और फिर ये वर्मी कंपोस्ट होता है। इसमें केचुआ द्वारा जो ऐड ऑन किया गया लिक्विड है, देखो वो जो है आपको 15% का जो है 30 से 35% न्यूट्रिशन कर देता है केचुआ। अब देखिए इसमें डिफरेंस कहाँ है, ये देखिए, ये जो हमारा लीफ कंपोस्ट है और इसके अंदर डिफरेंस देखिए आप, डिफरेंस साफ साफ पता लगेगा आपको। ये जो है एकदम दानेदार सी हो गई है ऐसे, जो इसने केचुए ने खाया इस तरह का आ गया टेक्सचर, और इसका ये ऐसे नहीं आएगा, इस तरह से आएगा। तो आप लीफ कंपोस्ट में, इसमें कई लोग पहचान नहीं कर पाते हैं, ये पहचान है इसकी। तो ये लीफ कंपोस्ट और ये तो वर्मी कंपोस्ट में आपका 30 से 35% न्यूट्रिशन होता है, इसलिए इतना ये कारगर नहीं होता है, लेकिन फिर भी गोबर से बहुत बेटर है। जिनको नहीं अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा बैक्टीरिया कल्चर से बना हुआ लीफ कंपोस्ट है वो देते हैं हम, और होम गार्डनिंग के लिए देते हैं। बहुत ज़्यादा बल्क वाली मात्रा हम नहीं देते, बहुत ज़्यादा बल्क में बनाते भी नहीं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं। पत्ते इकट्ठे करना बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस ये पड़ता है, लेकिन प्लांट्स जो मेरा देख रहे हैं वो इसी से चलता है, ज़बरदस्त चलता है। और जिस किसी ने भी लिया है उनके रिजल्ट रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं हमारे पास। आपने देख लिया है, मैंने सारे न्यूट्रिशन बता दिए, लेकिन आप ये देखिए कि हम अच्छा हेल्दी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ है, रोज़ दूध पी रहे हैं, रोज़ जो है ना सेब खा रहे हैं, बट फिर भी बीमार होने पे खाली यही चीज़ें काम नहीं करेगी। बीमार सभी होते हैं, पौधे भी बीमार होते हैं, कीड़ों का अटैक इनके ऊपर होता है मौसम के अनुसार। जैसे कि हमें वायरल फीवर है, डेंगू है, तो इसी तरह से इनका भी मौसम चेंज के अकॉर्डिंग कई कीड़े लगते हैं। वायरल फीवर कह लो इसको, या फिट अटैक्स कह लो, या माइट अटैक्स कह लो। तो इस तरह की बीमारियां भी आती हैं, और 2-4 होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है। लीफ कर्ल की बीमारी होती है, वो भी होती है। तो केमिकल पेस्टिसाइड तो है, लेकिन केमिकल जब हम डालेंगे ही पौधों में, तो हमें अपने घर में उगाने की जरूरत है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बड़े ईजिली जाइए, पैसे दीजिए और बढ़िया अच्छे से अच्छा चीज़ लेके आ जाइए, लेकिन वो केमिकल और फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड से ग्रसित होंगी। तो हमने ये बीमारियों को दूर करने के लिए एक बनाया, ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक करनाल के नाम से है। ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया। इसमें हमने क्या किया, नीम ऑयल लिया और एक धतूरा को एक्सट्रैक्ट निकाला, धतूरे के पत्तों को डिकम्पोज करके बैक्टीरिया में, और फिर इन दोनों को हमने, एक अलग बैक्टीरिया आता है हमारा, वो सिर्फ पेस्टिसाइड के लिए यूज़ होता है, उसमें इन दोनों को हमने 30 दिन तक डिकम्पोज किया। और उसके बाद जो ये लिक्विड निकला वो इतना बढ़िया लिक्विड निकला कि आप किसी पौधे पे रेगुलर इसका इस्तेमाल करेंगे तो पौधे की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया बन जाएगी आपकी, मतलब बीमारी उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो ये हमारा पेस्टिसाइड ये हमारे पास ही मिलता है, और ये हम यूज़ करते हैं जो प्लांट की हेल्थ को बनाए रखता है। ये इवन के मिलीबग हो गया, एफिड्स हो गया और स्पाइडर माइट्स हो गया, इन सब पे भी वर्क करता है। लेकिन इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है आपको कुछ दिनों तक। तो रेगुलर इस्तेमाल से क्या होगा, जैसे कीड़े आएंगे नहीं। जैसे कहीं पुलिस वाले नाका लगा के खड़े हो जाते हैं रोज़ रोज़, तो आप उस रास्ते से जाना अवॉइड कर देते हैं। तो इसी तरह से ये एक तरह का जो है कीड़ों के प्रति नाका लगा देगा, और ये कीड़े आने यहाँ पे आपके अवॉइड कर देंगे, मतलब वहाँ से इम्यूनिटी देख करके या उसकी स्मेल देख करके भाग जाएंगे। इसकी खासियत एक ही है, ये मधुमक्खी और तितली जैसी चीज़ों को कुछ नहीं कहता, वो आती रहेंगी आपकी। तो ये इको फ्रेंडली एक मेडिसिन है। तो आप ये देखा आपने, इतनी सारी चीज़ें बताई, लेकिन हर नए गार्डनर की समस्या क्या है? समस्या ये है कि जी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो अब मैंने न्यूट्रिशन तो बता दिया, मिट्टी का रेशो नहीं बताया। मिट्टी का रेशो सुनिए अब ध्यान से। मिट्टी जो नॉर्मल मिट्टी है, जैसे मैंने खाद की 3 प्रकार बताए आपको, गोबर खाद बताया, वर्मी कंपोस्ट बताया और लीफ कंपोस्ट बताया। तो इनमें सबसे बेस्ट हमने बताया लीफ कंपोस्ट। अगर हम लीफ कंपोस्ट के साथ मिट्टी का रेशो रखें तो क्या रखें, 7 पार्ट मिट्टी का लेना है। कोई भी मेज़रमेंट आप लेंगे उसमें से 7 भाग मिट्टी लीजिए, और 7 भाग मिट्टी के बाद 1 भाग जो है आपने लीफ कंपोस्ट मिलाना है आपको। और नीम खली की क्या है, जो भी मेज़रमेंट आप लेंगे उसका 25%, मतलब 1/4। सपोज करें कि मैंने ये डब्बा लिया पैमाइश, तो इससे क्या करेंगे हम, मान लीजिए 7 भाग हमने मिट्टी का ले लिया, ठीक है जी। 7 भाग मिट्टी का ले लेंगे, और 1 भाग ये जो देखिए लीफ कंपोस्ट हमारा दिखाई दे रहा है, 1 पार्ट इसका लीफ कंपोस्ट डालेंगे इसमें। और ये जो स्टोन डस्ट है हमारा, स्टोन डस्ट इसका हाफ, जो भी मेज़रमेंट लेंगे इसका हाफ पोर्शन हम, आधा मतलब ये हम स्टोन डस्ट डाल देंगे, जो कि कैल्शियम की कमी पूरा करेगा। और इसका ये नीम खली है, इसका 1/4 जो मेज़रमेंट है, इसका 1/4 25% हम नीम खली मिला लेंगे इसमें। तो ये तो इसका हो गया। अगर मिट्टी आपकी हार्ड है तो राइस हस्क, इसका 1 पार्ट राइस हस्क ले लेंगे।
7 में से जो हमने डाला था 7 भाग, तो 1 भाग इसका हम राइस हस्क का ले लेंगे, इसको मिला लेंगे, मिट्टी हमारी पोरस हो जाएगी। अब आयरन डस्ट की बात करें तो आयरन डस्ट जो है हर गमले हर पौधे को नहीं चाहिए होता है, तो इसीलिए जो पौधे को चाहिए उसी में डालिए। इसमें टोटल मिक्सचर में आपको आयरन डस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही रेशो हम वर्मी कंपोस्ट के साथ लेंगे, देखिए वर्मी कंपोस्ट है, तो ये हम क्या करेंगे, ये जो हमने मिट्टी ऐसे ली थी ये 7, इसको हम 6 कर देंगे, और लीफ कंपोस्ट जो हमने 1 लिया था वो हम 2 कर लेंगे। ये वर्मी कंपोस्ट को 2 पार्ट हम इसमें डाल लेंगे, और स्टोन डस्ट का वही रेशो रहेगा, नीमखली का वही रहेगा आपका, और ये राइस हस्क का सेम रेशो रहेगा जो पहले बताया है। अगर हम इसकी जगह पर मान लीजिए गोबर खाद यूज़ करते हैं, तो हम ये जो मिट्टी ले रहे हैं इसका हमारा 5 पार्ट होगा, और 3 भाग जो है, जैसे कि हमने 2 भाग ये लिया था, तो 3 भाग आप गोबर खाद ले लेंगे, और आपका राइस हस्क वही रहेगा, और स्टोन डस्ट की जो मात्रा वही रहेगी, नीम खली की मात्रा वही रहेगी। आयरन डस्ट मैंने बताया कि सभी गमलों में नहीं, सभी पौधों में नहीं चाहिए होता है, तो जिस पौधे में चाहिए उसको अलग से आप 2 चम्मच या 3 चम्मच साल में एक बार उसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका परफेक्ट रेशो तैयार हो जाता है। और गार्डन सॉइल हार्ड है बहुत, तो आपको ये करने की ज़रूरत है राइस हस्क की, नहीं हार्ड नहीं है बहुत तो ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहते हैं कि गुड़ाई कम करनी पड़े, पोरस रहे ज़मीन, तो डाल सकते हैं, इसका कोई लॉस भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको एक अच्छा गार्डनर बनना है, किचन गार्डनिंग करनी है, अपनी सब्जियां उगानी है, तो ये एक जो सॉइल है ये परफेक्ट सब्जियों के लिए और उसके लिए फ्रूट्स के लिए एक परफेक्ट सॉइल है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे बोगनवेल है, कैक्टस है, सेक्यूलेंट है, एडेनियम है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना करके उसमें बताऊंगा, क्योंकि उनका रेशो जो है वो डिफ़र रहेगा कुछ प्लांट्स के लिए, तो उनका रेशो मैं आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत काम करेगी आपके लिए, और आप सभी की जो क्वेरीज़ हैं इसको देखने के बाद शांत हो जाएंगी, आप इजीली आप कर पाएंगे, और मुझे भी ज़्यादा बार बार कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल बहुत हो गई हैं, मेरे लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ नाराज़ भी होते हैं कि आप जवाब नहीं देते। आप हज़ारों लोग पूछने वाले हैं और एक बंदा बताने वाला है, तो बार बार कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा, और आप हमारे साथ बने रहेंगे। आपका प्यार और विश्वास इसी तरह बना रहे। थैंक यू।